एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, स्वागत है तुम्हारा डे 7 में। रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग एंड पे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है। किसके बाद? इंटरनेशनल बिजनेस के बाद एक टॉपिक और बचता है जो कि है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बहुत ही आराम से सुकून से करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन को भी। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? सबसे पहले सिंपल तुम ये जान लो, वैसे बिजनेस जो कि तुम अपने कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर कर रहे हो। बाउंड्रीज इन द सेंस कि बॉर्डर के बाहर। बॉर्डर के बाहर का ये मतलब नहीं है कि बॉर्डर की दीवारी है जस्ट उसके बगल में जाके छुपके से तुम बिजनेस कर रहे हो, वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कहलाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तुम वेरियस कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, वहां के सेलर से इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये चीजें किसके अंदर आती हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्रीज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। ये चीज याद रखना, ध्यान से सुनो, याद रखना। इंटरनेशनल और एक्सटर्नल बिजनेस कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर। मतलब बाउंड्रीज के बाहर, नेशनल बॉर्डर के बाहर। इंपॉर्टेंट चीज पे डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा हूं जो कि है, इधर गया यार, ऊपर चला क्यों जाता है भाई? तो ये रहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट जान लेंगे। अगर एक्सपोर्ट जान लेते हो तो इंपोर्ट यार तुम्हारा होमवर्क होगा, वो तुम्हें खुद से करना होगा। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर से, जो कि है सबसे पहले यहाँ पे रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। या एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो एक स्टार्टरी वार्निंग देना चाहूंगा। यहाँ पे तुम्हें एक्सपोर्टर के सोचने हो, यहाँ पे तुम्हें एक्सपोर्टर के तरीके से सोचने होंगे। तुम एज अ एक्सपोर्टर यहाँ पे देखोगे हर एक चीज को कि तुम एक्सपोर्टर हो। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जिसे प्रोडक्ट चाहिए, जो इंपोर्टर होगा, मान लो उसे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी है ये, उसे ये चाहिए। दूसरे कंट्री में बैठा, अगर उसे ये प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे पहले क्या करेगा? वो मुझे इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे जैसे इंक्वायरी रिसीव होगी, रिसीट ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद मैं क्या करूंगा? कोटेशन भेजूंगा। क्या होता है सर? अच्छे से बताओ ना, नहीं समझ आ रहा। ठीक है यार, अच्छे से बताओ। फर्स्ट पॉइंट देखो, exporters can be informed of such an inquiry even by way of advertisement in the press put in by the importer. The exporter sends a reply to the inquiry in the form a quotation referred to the pro forma invoice. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। The pro forma invoice contains information about the price at which the exporter is ready to sell the goods and also provides the information about the quality, grade, size, weight, mode of delivery and type of packing and payment terms. क्या है सर? देखो, होता क्या है, मान लो जो इंपोर्टर भैया जी हैं, वो हो सकता है किसी भी गुड्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं थ्रू दी एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रेस के थ्रू ये इंक्वायरी कर सकते हैं। कौन? इंपोर्टर इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू। तब यहाँ पे एक्सपोर्टर का रोल आता है कि वो रिप्लाई भेजेंगे किन्हें सर? इंपोर्टर को। किसके अगेंस्ट? इंक्वायरी के अगेंस्ट। अब वो जो रिप्लाई रहता है वो कोटेशन के फॉर्म में रहता है, जिसे कि नाम दिया जाता है प्रोफोमा इनवॉइस। ये चीज तुमसे पूछी जा सकती है कि प्रोफोमा इनवॉइस होता क्या है सर? तो प्रोफोमा इनवॉइस वैसा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि प्राइस क्या होगी सर, क्वालिटी क्या होगी, ग्रेड क्या होगे, साइज क्या होंगे, वेट क्या होंगे, डिलीवरी किस मेथड से दे रहे होगे, ये सारी चीजें किसमें लिखी होती है? प्रोफोमा इनवॉइस। इसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे निकल कर आता है जो कि है रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। receipt of order or indent. Export price and other terms and condition acceptable, it places an orders for the goods to be dispatched. ध्यान से सुनो। जैसे ही यार वो जो इंपोर्टर होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो भी उसने कोटेशन भेजा वो उसे एक्सेप्ट करेगा। मैं बार बार एक्सपेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? इट प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच। वो ऑर्डर प्लेस करेगा। उस ऑर्डर को नाम दिया जाएगा इंडेंट। याद रखना, इंडेंट क्या होता है? जो भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है, जिसे डिस्पैच करना हो, उसे नाम दिया जाता है इंडेंट। जो कि डिस्क्रिप्शन होगा, जिसके अंदर किसका डिस्क्रिप्शन होगा? गुड्स का। कौन से गुड्स सर? जो कि आप ऑर्डर कर रहे हो, आपको क्या प्राइस पे करनी है, ठीक है, डिलीवरी के टर्म्स क्या होंगे, पैकिंग कैसे होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें होगी? इंडेंट में होगी सर। नेक्स्ट आता है असेसिंग द इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग ए गारंटी ऑफ पेमेंट। अब देखो, मान लो उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, उसने मान लो 50 लैपटॉप का या 50 मोबाइल का उसने ऑर्डर दिया। अब तो यार मुझे प्रोडक्शन शुरू करना होगा। यार हम प्रोडक्शन शुरू कर देते, ठीक है, हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मान लो प्रोडक्शन होने के बाद उसने कह दिया यार मुझे चाहिए नहीं,
मुझे नहीं, मेरे पास पैसे वैसे है नहीं, मैं नहीं ले रहा हूँ प्रोडक्ट। यार मेरा नुकसान हुआ ना, मैंने फालतू के 50 फोन प्रोडक्शन करे। तो सबसे पहले हमारे एक्सपोर्टर भाई साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंपोर्टर के क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करते हैं। मतलब सर गारंटी फॉर पेमेंट, कि उन्हें पेमेंट मिलेगा ही, उसके लिए वो गारंटी ऑब्टेन करते हैं। सर ये कैसे होगा सर? एक्सपोर्टर मेक्स इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर। इंक्वायरी सबसे पहले करेंगे। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है सर? लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी है जो कि इंपोर्टर के बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सर्टेन अमाउंट लिखे रहते हैं एक्सपोर्ट बिल को लेकर। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होगा, जो एक्सपोर्टर होगा उसे चाहिए गारंटी। वो गारंटी लेने के लिए क्या करेगा, इंपोर्टर भैया को बोलेगा यार तुम मेरे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, तो मुझे ये तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ मेरे पेमेंट सिक्योर है, मुझे पेमेंट अपने मेरे टाइम पे मिल जाएंगे, सो दैट मैं अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये मिलता है हमारे बैंक के थ्रू, हमारे बैंक इन द सेंस कि इंपोर्टर के बैंक के थ्रू मिलता है। तो जैसे ये इशू होता है उसके बाद आता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट करना हलवा नहीं, हलवा खाने जैसा नहीं है कि जस्ट चम्मच डाले और खा लिए। तुम्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस यार ऑब्टेन करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा ईसीजीसी के साथ। ईसीजीसी क्या होता है सर, अभी डिटेल में पढ़ने की बात नहीं है, तुम बच्चे हो, भी छोटे बच्चे हो। जैसे ही तुम्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है अब तुम्हें प्री शिपमेंट फाइनेंस ऑब्टेन करना होगा। सर क्या होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस? यार मोबाइल प्रोड्यूस करोगे ना, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल जाओगे मांगोगे, मुफ्त में तो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें फाइनेंस की जरूरत होगी। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस इज द फाइनेंस दैट एक्सपोर्टर नीड्स फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। मतलब रॉ मटेरियल हो गए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होगी उसे नाम दोगे तुम प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये होने के बाद, यो होने के बाद नहीं, ये होने के बाद तुम कर सकते हो शुरू प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें डिस्कस करने ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना होने के बाद तुम्हें शिफ्ट करना होगा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन पे। क्या होता है सर? ये एक कंपलसरी इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन जांच पड़ताल कहते हैं। किनका सर? हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा, प्रोडक्ट्स का। अब ये कौन करेंगे? कोई एक कंपीटेंट एजेंसी करेगी जो किसके द्वारा असाइंड की गई होगी? गवर्नमेंट के द्वारा असाइंड की गई होगी। The government has passed Export Quality and Inspection Act in the year 1963 for this purpose and has authorized some agency to act as an inspection agency. गवर्नमेंट ने 1963 में एक्ट पास किया था, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट, जिसके तहत उन्होंने कुछ एजेंसी को ऑथराइजेशन दी थी जो कि प्रोडक्ट्स के इंस्पेक्शन करते। The pre-shipment inspection report is required to be submitted along with the other export document at the time of export. एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। नेक्स्ट आता है सर एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज क्लियरेंस क्या है सर? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज कुछ अलग से चार्जेस आपको पे करने होते हैं जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। हाँ, बाद में जाके इससे रिफंड, इससे रिलेटेड हमें कुछ मिलता है, टैक्स में कंसेशन मिलती है, वो आगे की बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सर 9th स्टेप हमारा, ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी, सॉरी ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मतलब क्या है सर? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? ये एक प्रूफ की तरह काम करता है कि ये जो गुड्स हैं वो एक्चुअली किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए और फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, फॉर अवेलिंग ट्रेड कंसेशन द अदर बेनिफिट्स द इंपोर्टर में, इंपोर्टर भैया जी जो हैं वो बोल सकते हैं कि यार मुझे तुम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो। किससे मांगेंगे? हमारे जैसे एक्सपोर्टर से। क्यों दो सर? क्योंकि ये प्रूफ रहेगा सर कि ये गुड्स भारत से आ रही हैं या किसी और कंट्री से आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब आपको गुड्स पहुंचाना है, गुड्स आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो यार शिप में आपको स्पेस भी तो चाहिए होगी। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर फर्म जो है वो अप्लाई करेगी किसमें? शिपिंग कंपनी में, फॉर द प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। शिपिंग स्पेस के लिए उसे स्पेसिफाई करना होगा किस टाइप का गुड्स आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, पोर्टेबल डेट क्या हो सकता है, सॉरी पोर्टेबल नहीं, प्रोबेबल डेट क्या हो सकता है, और डेस्टिनेशन क्या है आपकी। तीन चीज यहाँ पे करना होगा क्लियर, टाइप ऑफ गुड्स, प्रोबेबल डेट और डेस्टिनेशन। जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है शिपिंग के लिए, शिपिंग कंपनी शिपिंग ऑर्डर इशू कर देगी।
उसके बाद आता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। आराम से ध्यान से सुनते चलना। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, अब आपको करना होगा गुड्स का पैकिंग, साथ ही साथ करना होगा फॉरवर्डिंग। द गुड्स देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद द नेसेसरी डिटेल्स, जैसे कि नेम एंड एड्रेस डालना होगा इनका, इंपोर्टर का ग्रॉस और नेट वेट डालना होगा, किस पोर्ट से शिप हो रहा है वो डालना होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना होगा, डेस्टिनेशन डालना होगा। देन एक्सपोर्टर कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगी। ऑनलोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, अगर रेलवे के थ्रू भेज रहे हो तो रेलवे अथॉरिटी जो है वो रेलवे रिसीट इशू करेगी। कब सर? जब आप गुड्स लोड कर रहे होंगे। अगर आप, ठीक है, रेलवे के थ्रू, रेलवे वैगन के थ्रू गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रेलवे अथॉरिटी जो होती है वो रेलवे रिसीट इशू करती है। यार तुम्हें फिर इंश्योरेंस करवाना होगा अपने गुड्स का, बिना इंश्योरेंस करवाए भेजोगे नहीं। अगर बाई चांस कोई भी डैमेज हो जाती है तो तुम डैमेज इंश्योरेंस के थ्रू क्लियर कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस करवाना होगा, ठीक है। जैसे ही गुड्स लोड हो रही होगी, बिफोर द गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द शिप, आपको कस्टम क्लियरेंस ऑब्टेन करना होगा, ठीक है। एक्सपोर्टर जिसने शिपिंग विल प्रिपेयर कर रखा है उसके थ्रू। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, इसे क्लियर कर लेना। लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ये होने के बाद आपको मेट रिसीट ऑब्टेन करना होगा। क्या होता है सर मेट रिसीट? मेट रिसीट देखो है क्या, ये इशू किया जाता है जिस शिप से आपका प्रोडक्ट जा रहा है उसके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, उसके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। जब आपका कार्गो लोड हो रहा होगा शिप में, तब ये जो हमारे कमांडिंग भैया जी हैं, कमांडिंग ऑफिसर जो हैं, वो इशू करते हैं मेट रिसीट, ठीक है। अब मेट रिसीट में क्या होगा सर? ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद हमें करना होता है पेमेंट। किसका सर? फ्राइट का यार पेमेंट करोगे ना। और इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, देख लो जो सी एंड एफ एजेंट होते हैं वो सरेंडर करते हैं मेट रिसीट को, इन्हें शिपिंग कंपनी को। जैसे ही आपको रिसीट होगा किसका? फ्राइट आपको मिल जाएगा, शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग इशू कर देगी। जो भी जिस कंपनी के थ्रू आप शिप कर रहे हो उसको आपको फ्राइट तो यार पे करने होंगे ना, उसके पॉसिबल नहीं। अगर आप एयर के थ्रू भेज रहे हो तो इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाएगा एयरवे बिल, ठीक है। इसके बाद आपका इनवॉइस का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। द इनवॉइस स्टेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंड, द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर, सी एंड एफ एजेंट्स गेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम्स। इसके बाद आता है सर सिक्योर करना होगा आपको पेमेंट। इंपोर्टर जो होंगे वो वेरियस डॉक्यूमेंट क्लेम करेंगे टू द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन देयर अराइवल एट हिज कंट्री एंड गेटिंग द कस्टम क्लियर। टाइटल ऑफ गुड्स मांगेगा इंपोर्टर वाला, तो उसी टाइम आपको पेमेंट भी सिक्योर करना होता है। तो यार इसके अंदर टोटल हमें कितने हमारे प्रोसीजर्स हैं? 17 प्रोसीजर्स हैं, 17 स्टेप्स हैं। किसमें? एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। क्या सर हमें सारे इंपॉर्टेंट है कि हम सबको सीक्वेंस में याद रखें? यार नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो टर्म्स दे रखे हैं, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर और भी जो टर्म्स है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सब से क्वेश्चन यार बन सकते हैं, तो इसको क्लियर कर लेना। अब यार हो गया एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जैसे ही तुम आओगे इंपोर्ट प्रोसीजर, तो तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा कि तुम एक इंपोर्टर हो, ठीक है। अब तुम्हें इसके पर्सपेक्टिव से हर एक चीज देखनी होगी। तुम सबसे पहले इंक्वायरी करोगे प्रोडक्ट को लेकर। जैसे ही तुम इंक्वायरी करोगे तो तुम्हें भी गुड्स दूसरी कंट्री से मंगाने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की नीड होगी। ये करने के बाद तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि यार तुम उन्हें पेमेंट करोगे उनके कंट्री के करेंसी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड तुम लोग करते चलना। फिर प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, सब वही है जो भी मैंने तुम्हें समझाया। फिर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करना होगा। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, कैसे क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला हूं, मैंने बता दिया। फिर फाइनली आपको फंड्स अरेंज करना हो। सर क्यों फंड्स अरेंज करेंगे? क्या तुम्हें वो फ्री में गुड्स दे देंगे? फंड्स तो देने होंगे। फिर आपको रिसीट होगा किसका? शिपमेंट एडवाइस का। फिर आपके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे उसको रिटायर किए जाएंगे, रिटायर इन द सेंस कि फ्री किए जाएंगे। फिर फाइनली आपको गुड्स मिल रहे होंगे, गुड्स अराइव हो रहे होंगे आपके जगह। जैसे ही गुड्स अराइव होंगे आपको कस्टम क्लियरेंस आपको भी करवाना होगा। जस्ट अपोजिट है उसका, बस इसमें कुछ कम स्टेप्स दे रखे थे। तो यार ये था हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, यही एंड हुआ। हमें डे 7 में, मैं जानबूझकर थोड़ा डिले कर रहा हूं तुम्हारे सिलेबस में। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, और कल जाकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हो जाएगा यहीं पे। तो यार एंड करते हैं आज के शानदार से सेशन को। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे इसी एनर्जी के साथ। यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।